नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल एलडीसी का एग्जाम है और आज कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपनी एलडीसी भूगोल और अर्थव्यवस्था की किताब है उसमें एक पोर्शन आपके लिखा हुआ था, वो था भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी। ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है और इसका कंटेंट आपको बुक के अंदर दिया हुआ है और एक क्लास जो है उसके माध्यम से ये पूरा का पूरा कंटेंट करवाया हुआ है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी लगभग जो है वो 6 लाख के आसपास बच्चों ने इसको देखा है। टॉप 3 के अंदर ये क्लास आती है पॉपुलर वीडियो के अंदर क्वालिटी एजुकेशन की। ये क्लास देख लेना, 4 घंटे के आसपास है, अगर टाइम रहे तो ये देख लेना और इसमें पूरा का पूरा कंटेंट करवाया हुआ है। आज हम इस क्लास के अंदर जो है वो पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करते हुए यहाँ पर जो टॉप एमसीक्यू हैं उनकी चर्चा करेंगे एलडीसी 2026 के लिए, जो आपके भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी है। इस टॉपिक को आज अपन यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। देखिए, ज्यादा टाइम भी आपका खराब नहीं कर सकते हैं, इस वजह से सीधे प्रश्न पर आ जाते हैं अपन। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपघटकों के संबंध में कौन सा सही है। अपघटक किसको कहते हैं भाई? एक तो होता है आपका उत्पादक, जो उत्पादन करता है, जैसे कि हरे पौधे हो गए। एक होता है आपका उपभोक्ता, उपभोक्ता जो कि क्या करता है, इस उत्पादक का उपभोग करता है, ठीक है। और तीसरा होता है जिसको अपन बोलते हैं अपघटक। और अपघटक जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये इन दोनों का ही डिकम्पोज करते हैं, जैव निम्नीकरण करने का काम करते हैं। तो अपघटक जो होते हैं इसके एग्जाम्पल है जैसे कि जीवाणु हुआ, जैसे कि कवक हुआ, ये इसके एग्जाम्पल है। अब इनके द्वारा, अपघटक के द्वारा जो है वो कौन सा सही है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं तो ये कभी बनाते ही नहीं है, स्वयं पोषी है ही नहीं है, परपोषी है, और उसमें भी उपभोक्ता या फिर आपके उत्पादक जो है इन दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये केवल जीवित पौधों के ऊपर निर्भर है, केवल पौधों के ऊपर नहीं है, पौधों के साथ साथ में ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं, आपके जो है वो उपभोक्ता के ऊपर, या फिर अपन कह सकते हैं पौधों के अलावा जीवों के ऊपर भी निर्भर करते हैं। ये मृत जीवों के जटिल कार्बनिक जो पदार्थ है उसको सरल कार्बनिक पदार्थों के अंदर विकसित करते हैं। बिल्कुल, मृत जो भी जीव है, अब चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव हो, और जब वो मृता है तो उस दौरान उसके अंदर जटिल कार्बनिक जो है वो पदार्थ रहते हैं, उनको सरल कार्बनिक पदार्थ के अंदर बनाकर या फिर बदलकर और क्या कर देता है, उसको जो है वो एक प्रकार से जो जैव निम्नीकरण है उसके लायक उसको बना देता है। ये केवल शाकाहारी जीवों का भक्षण करते हैं, तो केवल शाकाहारी का नहीं होगा। वही बात आ गई कि भाई यहाँ पर केवल जीवित पौधे हैं, यहाँ पर केवल शाकाहारी है, तो इन दोनों का ही नहीं है, ये दोनों का ही, चाहे आपके उत्पादक हो चाहे उपभोक्ता हो, यानी कि हरे पौधे हो या फिर आपके जीव हो, दोनों का ही अपघटन करेगा। और इसका मुख्य कार्य जो वो क्या होता है कि मिट्टी में मिलाने का ये काम करता है। तो अपघटक में से कौन सा कथन सही है, तो विकल्प सी हो जाएगा। एक आप सभी के लिए सूचना है, आने वाले समय के अंदर एलडीसी के बाद में आप सभी के सामने एक तो एसआई का सितंबर के अंदर एग्जाम है, तो उसके अंदर विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। एक आरएस प्री जो है उसकी भी नई डेट आ गई है 6 दिसंबर, तो आरएस प्री के अंदर भी आपके विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन विश्व भूगोल के आते हैं आरएस प्री और एसआई के अंदर। तो रंगीन मानचित्र और पीवाईक्यू के साथ में आरएस और पीएसआई दोनों के लिए सिलेक्शन बुक जो है ये आप सभी के लिए मार्केट में चल रही है, तो ये आप आराम से लाकर पढ़ सकते हैं डिटेल में। आने वाले समय में एलडीसी के बाद में कुछ बच्चों का टारगेट तो वैसे ही है कि भाई सीईटी तो देना ही है और उसके बाद में वीडियो का एग्जाम तो देना ही है। तो सीईटी में 25 अंक और वीडियो में 30 अंकों को कवर करने के लिए सिलेक्शन बुक जो है ये आप सभी के लिए लाई गई है। साथ में ही इस बुक के ऊपर आधारित जो सीईटी और वीडियो के अंदर इस पोर्शन को कवर करेगा राजस्थान की अर्थव्यवस्था को, उसके लिए ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो है ये भी अभी वर्तमान समय में VSR 01 से 21% के डिस्काउंट के ऊपर चलेगा। इसके अंदर जो नोट्स है वो आप सभी को क्या किए जाएंगे, निःशुल्क जो है वो प्रिंटेबल नोट्स भी दिए जा रहे हैं। एक आप सभी के लिए सूचना है कि आने वाले समय में एसआई और आरएस या फिर सीईटी इन एग्जाम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्थिक समीक्षा और बजट और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और बजट दोनों के लिए सिलेक्शन बुक जो है वो आपके मार्केट में है। तो ये दोनों पुस्तकें आप सभी के लिए आगे आने वाले समय में काम में आने वाली है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। देखिए, हमने अभी बात करी कि एक होता है आपका उत्पादक, उत्पादक के बाद में कौन होता है, उपभोक्ता। उपभोक्ता जो सीधा का सीधा उत्पादक के ऊपर निर्भर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है। और जो प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर रहता है उसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए, उत्पादक का मतलब तो क्या हो गई, घास। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब क्या हो गया, हिरण। और द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब क्या हो गया, शेर। ये क्या हो गया, प्राथमिक अपना उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता। आपको पूछ रहा प्राथमिक उपभोक्ता जो डायरेक्ट उत्पादक के ऊपर निर्भर करता है। भाई गाय को अभी अपन ने कभी देखा नहीं है कि गाय मांसाहारी है शाकाहारी, जो भी शाकाहारी है वो सारे के सारे प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं।
हिरण जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, बकरी जो है वो इसमें आ जाएगा। लेकिन लोमड़ी जो है ये क्या होती है, मांसाहारी होती है, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आती है। तो तीसरा इसमें होगा नहीं, बाकी पहला, दूसरा और चौथा आ जाएगा। तो सीधा सा ये समझना, अगर प्रश्न आपको प्राथमिक उपभोक्ता का पूछे तो मांसाहारी आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता का पूछे तो आपके प्राथमिक उपभोक्ता का पूछे तो शाकाहारी आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता का पूछे तो मांसाहारी आएंगे, और उत्पादक का पूछे तो जो भी आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। विकल्प ए जो है वो यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी जो शब्द है, भाई पारिस्थितिकी की जो शब्द है ये शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया? एक व्यक्ति है पी ओदुम, जिसको हम क्या बोलते हैं, विश्व के अंदर, विश्व में पारिस्थितिकी के जनक, विश्व के अंदर पारिस्थितिकी के जनक कौन कहलाते हैं? पी ओदुम कहलाते हैं। रामदेव मिश्रा कौन है? भारत के अंदर, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रामदेव आपके मिश्रा आ जाते हैं। अर्नेस्ट हैकल और आपके आर्थर टेंसले। अर्नेस्ट हैकल जो है इसने दिया था इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी शब्द दिया था, ठीक है। और टेंसले जो है इसके द्वारा क्या दिया गया? इकोसिस्टम। इसका मतलब होता है पारितंत्र, पारितंत्र भी बोल सकते हैं या फिर आप पारिस्थितिकी तंत्र भी बोल सकते हैं, ये दोनों ही शब्द बोला जा सकता है। तो एक तो है आर्थर टेंसले जिसने इकोसिस्टम दिया था, यहाँ पर केवल पारिस्थितिकी का पूछ रहा है, यानी कि इकोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। और इकोलॉजी जो है वो वर्ड किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल जो है इसके द्वारा आपके इकोलॉजी का जो वर्ड है ये आपके दिया जाता है, ठीक है ना। ये वर्ड कब दिया गया था इकोलॉजी वर्ड? तो ये दिया गया था आपके 1866 के अंदर। कब? 1866 के अंदर ये वर्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। आजकल जो है वो एक प्रश्न ये पूछते हैं इनके व्यक्तित्व में से कि भाई किसने कौन सा शब्द दिया है, कोई नाम दिया है, तो वहां से आता है। तो ये मोटा मोटा आप थोड़ा सा दिमाग में सेट रखना है, याद रखना है, प्रश्न जो है वो यहाँ से पूछ लिया जाता है कई बार। अगला देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित में से संरचनात्मक जो घटक है उनके संबंध में कौन सा जो है वो सही है? संरचनात्मक घटक, इसमें केवल जैविक घटक शामिल होते हैं, इसमें केवल अजैविक घटक शामिल होते हैं, इसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं, या फिर इसमें केवल उत्पादक उपभोक्ता जो है ये शामिल होते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता की बात करें तो ये जैविक घटक ही है इनडायरेक्टली। और जैविक अजैविक घटक का मतलब क्या होता है भाई? जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके अंदर जो संरचनात्मक घटक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जैविक और एक होते हैं अजैविक। आपको जो प्रश्न है ना वो यहां से पूछा जा सकता है कि जैविक घटक कौन है और अजैविक घटक कौन से है। तो इस पृथ्वी के ऊपर जो भी सजीव है वो सारे के सारे क्या है? जैविक घटक। और जो आपके निर्जीव है वो क्या है? आपके अजैविक घटक। सजीव के मतलब इसमें आपको केवल 3 ही नाम याद रखने हैं, बाकी याद नहीं रखने हैं। इसमें कितने याद रखने हैं? केवल 3 नाम याद रखने हैं। पहला याद रखना है जंतु, जो भी जानवर, अब कोई सा ही हो, चाहे मनुष्य हो, मानव हो, शेर हो, बिल्ली हो, कोता हो, कोई सा भी हो। दूसरा आता है आपके हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, अब वो चाहे आम का पेड़ हो चाहे जामुन का हो। और तीसरा आता है सूक्ष्म जीव। ये केवल 3 ही ऐसे हैं जो कि किस में आते हैं? सजीव या फिर जैविक घटक के अंदर है। बाकी सारे के सारे निर्जीव में है, वो चाहे जल हो, वो चाहे आपके मृदा हो, वो चाहे आपके हवा हो, ठीक है ना, वो चाहे आपके पत्थर हो, कुछ भी हो, सारे के सारे क्या होते हैं? आपके निर्जीव घटक जो है इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपके संरचना की दृष्टि से 2 प्रकार के घटक होते हैं, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक, यानी कि संरचनात्मक में ये दोनों के दोनों जो है वो आपके क्या होंगे? शामिल हो जाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक घटक है? भाई अकार्बनिक और कार्बनिक 2 प्रकार के घटक होते हैं। हम जब अजैविक घटकों की बात करते हैं तो कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक हम किसको बोलते हैं? कार्बनिक उसको बोलते हैं जिसमें किसकी उपस्थिति हो? कार्बन की उपस्थिति हो, उसको कार्बनिक बोलेंगे। जैसे कि प्रोटीन जो होता है ये कार्बनिक होता है, जैसे कि लिपिड होता है ये कार्बनिक होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है ये कार्बनिक होता है। लेकिन जो नाइट्रोजन है N2 ये कार्बनिक नहीं है, क्योंकि केवल ये अकेला बैठा है। अभी जैसे कि आपको बोल देता कि भाई यूरिया बोल देता, तो यूरिया क्या हो जाएगा? आपके कार्बनिक भी हो जाएगा,
क्योंकि उसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों है। यहाँ पर केवल नाइट्रोजन की बात कर रहा है तो फिर वो कैसा होगा, अकार्बनिक घटक जो है इसके अंतर्गत आपके शामिल हो जाता है। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिकीय तंत्र के कार्यात्मक घटक जो है इसके अंदर शामिल नहीं है। अभी हमने संरचनात्मक की बात करी थी और संरचनात्मक में हमने दो प्रकार के घटक की बात करी थी, जिसमें एक तो कौन सा था, जैविक घटक, और एक कौन सा था आपके अजैविक घटक। ये दोनों कैसे हैं आपके संरचना की दृष्टि से बांटे हुए। तो संरचना की दृष्टि से हम जैविक और अजैविक की बात करते हैं, ठीक है ना। जबकि अगर हम बात करते हैं क्रियात्मक, क्रियात्मक का मतलब कार्य के अनुसार अगर हम बांटते हैं तो उस कंडीशन में स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो स्वपोषी है, और विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वो विषमपोषी है। तो ये दोनों स्वपोषी और विषमपोषी कार्यात्मक घटक में जाएंगे। जैविक और अजैविक जो है ये किस में आ जाएंगे, आपके कार्य संरचनात्मक घटक के हिस्सा है, यानी कि ये कार्यात्मक का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सहभोजिता का उदाहरण जो है वो कौन सा है। सहभोजिता का उदाहरण देखिए, सहभोजिता क्या होती है, ये एक प्रकार का क्या है, अन्योन्य क्रिया है। सहभोजिता क्या है, एक प्रकार की अन्योन्य क्रिया है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जब जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं इन दोनों के मध्य जो भी अंतःक्रिया होती है उस अंतःक्रिया का जो अध्ययन किया जाता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। और इससे बना हुआ सिस्टम क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। तो इकोसिस्टम में सहभोजिता क्या होती है, सहभोजिता जब जैविक जैविक या फिर अजैविक और जैविक के बीच में अगर किसी प्रकार की कोई भी अंतःक्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं एक प्रकार से जो है वो इन दोनों के मध्य होने वाली जो क्रिया है उसके आधार पर इसको बांटा जाता है। सहभोजिता एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर कहा जाता है अन्योन्य क्रिया का कि एक जो आपके इसमें जो आपके हिस्सा रहेगा या फिर एक अंश रहेगा उसको किसी भी प्रकार से फायदा या फिर नुकसान नहीं होता है, जबकि दूसरा जो इसका हिस्सा रहता है उसको फायदा होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि लाइकेन लिखा हुआ है, लाइकेन जो है ये कवक और शैवाल का एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी जो संबंध है वो इस प्रकार का है कि जिसमें दोनों के दोनों जीव साथ में है, अगर उन दोनों को दूर कर दिया जाता है तो उन दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी, और अगर वो दोनों साथ में रहेंगे तो दोनों को ही क्या होगा, फायदा होगा। समझ गए, वो लाइकेन होता है। तो ये सहजीवी का उदाहरण है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपके लाइकेन होता है ना, लाइकेन को हम प्राकृतिक रूप से जो है वो वायु प्रदूषण का एक प्रकार से सूचक भी मानते हैं, और जिस क्षेत्र के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो जाती है वहां पर लाइकेन जो है वो टूट जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जहां पर लाइकेन कम हो रहा है वहां पर क्या है, वायु प्रदूषण ज्यादा है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फलीदार पौधे और राइजोबियम जो है ये भी किस प्रकार का है, सहजीवी प्रकार का संबंध है। शेर और हिरण, शेर और हिरण जो है इसमें शेर हिरण का क्या करता है, भक्षण कर जाता है। शेर हिरण को क्या कर सकता है, खा सकता है, इसीलिए ये परभक्षी प्रकार का संबंध हो जाएगा। अगर यहाँ पर मच्छर और मानव होता तो मच्छर को फायदा हो रहा है और मानव को क्या हो रहा है, नुकसान। तो इसमें क्या हो रहा है, शेर को फायदा हो रहा है और हिरण को नुकसान हो रहा है। अधिपादप वाली कंडीशन है जिसमें ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एपीफाइट। अधिपादप का मतलब होता है कि जो आपके ये जो वर्षावन होते हैं, जो आपके भूमध्य रेखीय वर्षावन होते हैं, चाहे अमेजन वाले हो चाहे कांगो वाले हो, उनमें जो है वो पेड़ इतने ऊंचे और इतने घने होते हैं कि नीचे जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उन तक सूर्य का प्रकाश जो है वो आपके नहीं पहुंच पाता है। और जब सूर्य का प्रकाश जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तो ऐसी कंडीशन में इनकी मौत हो सकती है। तो ये पेड़ क्या करते हैं कि बिना जड़ों के ही इन दूसरे पेड़ों के ऊपर आकर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं, और इधर से सूर्य का प्रकाश ये भी लेते हैं ये भी लेते हैं। तो इसको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका जीवन बच गया इसलिए इसको फायदा हो जाएगा। इसीलिए अधिपादक जो है ये किस प्रकार का उदाहरण है, सहभोजिता का उदाहरण जो है वो आता है। अगला आता है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि परभक्षी का उदाहरण कौन सा है। अभी अभी हमने बात करी थी कि भाई परभक्षी का मतलब क्या है, एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। चाहे परभक्षी हो चाहे परजीवी हो, दोनों में यही कंडीशन होगी। लेकिन परभक्षी जो होता है इसके अंदर फायदा किसको होता है, जो बड़ा जीव होता है उसको फायदा होता है। तो मच्छर और मनुष्य के अंदर, मच्छर आकर मनुष्य का खून चूस रहा है तो मच्छर को फायदा है, मनुष्य को नुकसान है। लेकिन मच्छर जो है ये क्या है, छोटा है। जब छोटे को फायदा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परजीवी प्रकार का संबंध, ये परजीवी होगा। एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका जो कि मनुष्य के अंदर होता है। एक होता है आपके जिसको हम बोलते हैं कि एंट एमीबा जो आपके हिस्टोलाइटिका होता है, ये आंत के अंदर रहता है मनुष्य के।
और आत्म ये इस प्रकार से रहता है कि अगर ये मनुष्य के साथ में है तब इसको भी फायदा है और मनुष्य को भी फायदा है, क्योंकि इससे विटामिन के वगैरह इस प्रकार के मिल जाते हैं। और मान लो अगर ये मनुष्य के शरीर से बाहर चला गया तो मनुष्य मांस वगैरह कुछ भी खाकर विटामिन के जो है वापस ले सकता है और ये भी अपना जीवन जो है वो बाहर जो है वो बिता सकता है। यानी कि इन दोनों के मध्य जो है वो संबंध तो ऐसा है कि ये आपका अगर दोनों साथ रहेंगे तो दोनों को फायदा है, दोनों अगर दूर दूर भी हो जाएंगे तो मरेंगे नहीं। यानी कि यह सहजीवी प्रकार का संबंध नहीं है, सिम्बायोसिस नहीं है, ये प्राक सहयोगिता प्रकार का संबंध आता है। ठीक है, शेर और हिरण की बात करें तो शेर जो है वो हिरण को खाता है, शेर को क्या हो रहा है फायदा, हिरण को क्या हो रहा है नुकसान। तो ऐसी कंडीशन में फायदा किसको हो रहा है, बड़े जीव को हो रहा है। तो बड़ा जीव अगर फायदा ले रहा है तो वो क्या होगा, परभक्षी प्रकार का होगा। यानी कि इसमें सही आंसर क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। अधिपादप और आपके वृक्ष की अभी अभी हमने बात करी थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सहजीवी संबंध के अंदर, ध्यान देना है, कौन सा ऐसा सहजीवी संबंध, अब सहजीवी संबंध का मतलब क्या है, ये अविकल्पीय प्रकार का होता है। सहजीवी संबंध कैसा होता है, अविकल्पी। अविकल्पी का मतलब दूसरा और कोई विकल्प नहीं है रहने के लायक। ठीक है, तो यहां पर दोनों अगर साथ है तो दोनों को फायदा, दोनों अगर दूर दूर हो गए तो दोनों के दोनों मर जाएंगे। सहजीवी संबंध के अंदर कवक जो है ये पौधों की जड़ों से मिलकर और जल को क्या करता है, आपके खनिज लवणों के अंदर अवशोषित करने में सहायता करता है। कौन सा है भाई, लाइकेन जो है ये तो क्या होता है, कवक और शैवाल का है। और इसमें क्या होता है कि शैवाल जो होता है ये आपके प्रकाश संश्लेषण कर सकता है और इसको चारों तरफ से कौन घेर लेता है, कवक। और कवक जो है ये बाहर से क्या करता है, H2O को लेकर आता है, इसको देता है। जब इसको H2O मिलता है तो ये यहाँ पर क्या बना लेता है, भोजन, और उस भोजन से ये दोनों के दोनों ही जो है वो यूज कर लेते हैं। तो लाइकेन जो है वो सहजीवी संबंध तो है, लेकिन ये इस प्रकार का नहीं है कि जिसमें कवक जो है वो पौधों की जड़ों के। तो ऐसे होता है कि भाई कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें जो है उनके अंदर जो है वो रेशे, यानी कि जिसको अपन बोल सकते हैं रोम, वो बहुत कम होती है। तो ऐसी कंडीशन में उनकी उन जड़ों के चारों तरफ कौन लिपट जाते हैं, आकर कवक। अभी हमने देखा था कि कवक की विशेषता क्या है कि ये कितनी शुष्क कंडीशन हो वहां पर जल को खींच सकते हैं। तो ये कवक जो है ये इसके चारों तरफ लिपट जाते हैं। और अब कवक क्या करेंगे, आसपास से जो है वो H2O को खींच के लाएंगे, पेड़ को मिलेगा H2O, पेड़ क्या बनाएगा, भोजन। भोजन किस किस को मिल जाएगा, पेड़ को भी मिल जाएगा और इससे आपके कवक को भी मिल जाएगा। यानी कि दोनों साथ है तो दोनों को फायदा, दोनों दूर दूर हुए तो दोनों की मौत। यानी कि एक प्रकार का कैसा संबंध है, सहजीवी संबंध होएगा। माइकोराइजा, अधिपादप और प्रतिजीविता। माइकोराइजा जो है ये वाली कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपके कवक है उसको भी फायदा होता है और जो आपके पेड़ है उसको भी फायदा होता है। यानी कि अगर दोनों साथ में है तो दोनों को फायदा होगा, सहजीवी प्रकार का संबंध। अधिपादप में क्या होता है, एक को तो जो है वो आपके कुछ नहीं फर्क पड़ता है, एक का जो है वो क्या हो जाएगा, आपके फायदा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अन्योन्य क्रिया के अंदर दोनों जीवों को हानि होती है, ध्यान देना है, दोनों जीवों को हानि। जब दोनों को हानि होगी तो वो एक प्रकार का ऐसा संबंध होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा जो होती है इसके अंदर दोनों को ही नुकसान होता है, दोनों एक दूसरे से लड़ने की जो है वो कोशिश करते हैं। सहजीविता अविकल्पी प्रकार का होता है लेकिन दोनों में संबंध होता है। प्राक सहयोगिता, दोनों में संबंध होता है विकल्पी प्रकार का। सहभोजिता, एक को कुछ नहीं होता और एक को फायदा होता है। प्रतिस्पर्धा, दोनों को नुकसान होता है। ठीक है ना, ये अच्छे से दिया हुआ है, आपकी बुक के अंदर भी चीजें जो है वो समझाई हुई है, तो वहां से आप डेफिनेशन जो है उसको भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चीजें जो है वो नई नहीं है, अगर जिस बच्चे ने किताब को अच्छे से पढ़ा है LDC की, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इन प्रश्नों में भी। अगला देखिए, वैश्विक तापन जिसको अपन बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर सबसे अधिक योगदान देने वाली हरित गृह गैस जो है वो कौन सी है। देखो, ग्रीन हाउस जो गैस होती है ये COP3 के अंदर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3, जिसको अपन क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि 1997 के अंदर जापान में होता है, इसके अंदर 6 ऐसी गैसें थी जिनको क्या तय किया गया था कि ये कौन सी गैसें होगी, आपके ग्रीन हाउस गैसें होगी। और इनको हम कम करेंगे क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों की खास बात क्या है, ये वायुमंडल के अंदर पृथ्वी के चारों ओर तैरती है। जब यूवी किरणें आती है तब इसको, चूंकि यूवी जो होती है उसकी ज्यादा एनर्जी होती है, जो भेदन क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए वो पृथ्वी की तरफ आ जाती है। लेकिन यूवी से जो आपके एनर्जी है उसको पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है और यूवी को जो है वो इंफ्रारेड में IR के अंदर कन्वर्ट कर देती है। फिर IR जब वापस जाती है तब वो इन ग्रीन हाउस गैसों को क्रॉस करके नहीं जा पाती क्योंकि एनर्जी कम, भेदन क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये गैसें जो होती है ये तापमान को क्या करती है, उस अर्थ के, उस पृथ्वी के जो है वो चारों तरफ ही उस टेम्परेचर को क्या करती है, बढ़ाती जाती है। यहीं पर ही जो है वो आपके टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और इसे ही हम
ग्लोबल वार्मिंग या फिर वैश्विक तापन कहते हैं। तो सबसे ज्यादा योगदान कौन सी गैस देती है भाई? मीथेन जो होती है ये भी एक प्रकार की क्या है आपके ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प ये भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस के अंदर काउंट की जाती है, लेकिन अनिश्चित काफी ज्यादा होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, और लेकिन इसमें खास बात यह है कि यह ऑल ओवर ग्रीन हाउस गैसों में 60% हिस्सा जो है वो अकेली कार्बन डाइऑक्साइड रखती है। प्रश्न के अंदर यही था कि सबसे ज्यादा जो योगदान देने वाली है वो कौन सी है, यह आपको इसके अंदर बताना था, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन गैस के बारे में, CH4 जो गैस है, जो कि एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है इसलिए प्रश्न बना है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? यह केवल प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होती है। मीथेन केवल प्राकृतिक स्रोतों से नहीं होती, मानवीय कार्यों से भी होती है। यह CO2 की तुलना में कम प्रभावी हरित गृह गैस है। अभी हमने बात करी कि CO2 सबसे ज्यादा है, इसलिए यह तो गलत ही हो गया। यह CO2 की तुलना में लगभग 20 से 30 गुना अधिक प्रभावी है, और यह ओजोन परत को पूरी तरह नष्ट जो है वो कर देती है। देखो ये अकेली नहीं करती है पूरी तरह से, 6 की 6 जो है वो ग्रीन हाउस गैसों का योगदान होता है। लेकिन मीथेन की एक खास बात ये होती है, इसमें राइट आंसर विकल्प सी होगा। कारण यह है कि CO2 जो है ये मात्रा के अंदर ज्यादा है, इसलिए ये 60% जो है वो ग्रीन हाउस गैस का हिस्सा रखती है। लेकिन जो प्रभावी की बात कर रहे हैं वो है मेथेन गैस। मेथेन ज्यादा प्रभावी है, 20 से 30 गुना ज्यादा प्रभावी है CO2 से। यानी अगर इतनी मात्रा के अंदर अगर मेथेन होती तो कब का ही जो है वो आपके क्या हो जाता, पृथ्वी जो है वो एक प्रकार से पिघल ही जाती, ऐसी कंडीशन आ जाती। क्योंकि 20 से 30 गुना ज्यादा प्रभावी है, और ये जो है वो इंफ्रारेड को वापस जाने नहीं देती है। तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मेथेन की योगदान जो है, क्योंकि ये गैस जो है वो एक प्रकार की कैसी है, प्रभावी गैस के रूप में आती है, इसलिए इसका क्या होगा आपके राइट आंसर ही हो जाए। और मानवीय स्रोत तो है ही, क्योंकि कोयला जला रहे हो आप या फिर पेट्रोल डीजल इनके आप अगर प्रयोग कर रहे हो तो उसके अंदर वैसे ही मेथेन गैस जो है वो निकलती है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि आपके वैश्विक जो तापन है, यानी कि जो आपके ग्लोबल वार्मिंग है, उसके अंदर फ्लोरिनेटेड जो गैसें हैं, यानी कि जिसके अंदर फ्लोराइड या फिर फ्लोरीन उपस्थित हो, उसका लगभग कितना योगदान माना जाता है? 6%, 14%, 20% या फिर 60? के अंदर तो कौन है आपका? CO2 है। 14% हिस्सा किसका माना जाता है? आपका फ्लोरिनेटेड गैस। जैसे कि आपके SF6 हो गया, ये एक प्रकार की कैसी है, फ्लोरीन युक्त जो है वो गैस आ जाती है। इसी प्रकार से जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सारे के सारे क्या है आपके फ्लोरिनेटेड गैस के रूप में जाने जाते हैं। इनका योगदान 14% आता है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल के अंदर सबसे अधिक परिवर्तनशील होती है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा परिवर्तनशील जो है वो कौन सी है? CO2 है, CH4 है, जलवाष्प यानी कि H2O है। H2O का जो है वो आपके एक प्रकार से वायु वाला हिस्सा हो सकते हैं, और N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर परिवर्तनशील की बात कर रहा है, तो परिवर्तनशील के रूप में कौन सी है? जलवाष्प है। जलवाष्प की खास बात ये होती है कि जैसे ही हम ऊंचाई के ऊपर जाते हैं तो इसकी मात्रा क्या हो जाती है आपके, बदलती जाती है। ऊंचाई पर जाने पर जो है वो H2O कम होती जाती है। यानी कि जो जलवाष्प है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो इसकी मात्रा जो है वो क्या होती जाएगी आपके, कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा ये परिवर्तनशील के रूप में जो है वो काउंट की जाती है। एक प्रकार की है जो है ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में आपके आती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस जो है, यानी कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कि ओजोन विघटनकारी जो पदार्थ होते हैं, यानी कि जो ओजोन को विघटन करने का काम कर रहे हैं, उन पदार्थों के विकल्प के रूप में विकसित की गई थी, लेकिन स्वयं एक शक्तिशाली हरित गृह गैस के रूप में जो है वो निकल कर आ गई। देखो जब आपके 1987 आया था ना, तो 1987 में कहा कि भाई अपने ओजोन जो परत है ना ये काफी ज्यादा डैमेज हो रही है। तो पता किया गया कि भाई किससे डैमेज हो रही है, तो इसके लिए मॉन्ट्रियल, कनाडा के मॉन्ट्रियल के अंदर 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, और उसके अंदर कहते हैं कि भाई जो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हम गैस यूज में लेते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा CFC की वजह से काफी ज्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। किसको? आपके जो अपने जो है ये अपने जो पृथ्वी है या फिर जो अपने ओजोन है जो पृथ्वी के चारों तरफ फैली, उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। किससे हो रहा है? CFC के। तो कहां पे पता चला? ये 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। तो फिर कहा गया कि फिर क्या करें, तो बोले कि इस CFC को आप क्या करो, हटा दो, और इसकी जगह पर आप HFC को यूज करो। ये चीज पता चले कि भाई CFC से कम नुकसान जो है वो HFC देती है ओजोन को, इस वजह से आप ओजोन का, इसका HFC का जो है वो उपयोग कर लो। इसमें कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। फिर एक 2016 के अंदर मॉन्ट्रियल का संशोधित आया था, वो था आपके किगाली समझौता।
रवांडा की राजधानी किगाली के अंदर किगाली समझौता होता है 2016 के अंदर। और इसमें जब पता चला तो लोग चौंक गए और कहा कि भाई जो HFC है ना, ये तो इस CFC से भी ज्यादा घातक है। HFC का तो कुछ हद तक जो है वो एक प्रकार से डिकम्पोज हो जाती है, ये गैस खुद खत्म हो जाती है, लेकिन HFC तो ऐसी गैस है जो बिल्कुल ही खत्म नहीं होती है, यानी कि ये जब तक इस वायुमंडल में रहेगी तब तक जो है वो ओजोन को नुकसान पहुंचाएगी। तो HFC एक ऐसी गैस निकल कर आई जिसको ओजोन विघटनकारी जो पदार्थ थे उनके विकल्प के रूप में निकाला गया था कि CFC की जगह पर HFC का यूज करो, लेकिन किगाली के अंदर ये पता चल गया कि भाई ये तो और ज्यादा घातक है उससे भी। तो राइट आंसर क्या होगा? HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो इसका सही आंसर जो है वो आपके हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जो है वो जिम्मेदार है? भाई अम्लीय वर्षा को हम किस प्रकार से समझेंगे? भाई सामान्यतः वर्षा के अंदर क्या आता है? H2O आता है, जल आता है, और जल की CO2 के साथ में नॉर्मली क्रिया होती है। तो नॉर्मली जो है वो वैसे तो आपका जो pH होता है ये pH 7 के ऊपर क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, और अगर 7 से हम ज्यादा की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा, और अगर 7 से अगर कम रहेगा तो अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। तो नॉर्मली जो आपके वर्षा होती है वो वैसे ही अम्लीय रहती है, यानी कि 6 और 7 के बीच में जो है वो वर्षा होती है, क्योंकि H2O जो है वो CO2 के साथ में रिएक्शन करता रहता है, लेकिन उसको हम अम्लीय वर्षा जो है वो नहीं कहते हैं। अम्लीय वर्षा की जो है वो एक कंडीशन आती है, जब वर्षा का जो pH है, वर्षा का जो pH है ये 5.6 से कम हो जाए। मैंने अभी कहा था कि 6 से 7 के बीच में नॉर्मली मिलती है वर्षा की pH, लेकिन जब स्पेशली pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस कंडीशन में उस वर्षा को हम क्या बोलेंगे? अम्लीय वर्षा के रूप में जानेंगे। तो ये एक तो ये pH जरूरी ध्यान रखना है। फिर H2O के साथ में रिएक्शन कौन करेगा? या तो करेगा सल्फर के ऑक्साइड या फिर करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इन दोनों के द्वारा जब रिएक्शन करेगी तो सल्फर का ऑक्साइड करेगा तब तो बनेगा H2SO4, और जब नाइट्रोजन वाला करेगा तो बनेगा HNO3। यानी कि एक जगह पर क्या बन रहा है? नाइट्रिक एसिड बन रहा है, और एक जगह पर क्या बन रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। और ये दोनों की दोनों ही एक प्रकार के क्या है? pH भी इनका कम है, दोनों अम्ल है, और ये जब नीचे आएंगे वर्षा के जल के साथ में घुलकर तो उस वर्षा को हम क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे, जिसकी वजह से जो मार्बल होते हैं, सफेद मार्बल, वो उनको नुकसान पहुंचता है, और विभिन्न प्रकार के जो पेड़ होते हैं, सेंसिटिव संवेदनशील पेड़ होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, और बिल्डिंग वगैरह को इन सबको नुकसान पहुंचा। तो अम्लीय वर्षा ये कंडीशन है, और इन दोनों की रिएक्शन H2O के साथ में होगी, ये दोनों एसिड बनेंगे, तब आपके अम्लीय वर्षा जो है वो होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। महासागरीय जो अम्लीयता है, यानी कि जो समुद्रों के अंदर जो अम्लीयता होती है, उसका कोरल रीफ के ऊपर मुख्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? भाई अपन कोरल ब्लीचिंग के नाम से एक चीज जो है वो पढ़ते हैं, कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग का मतलब होता है कि कोरल जो होती है उसकी समाप्ति होना, कोरल जो है उसकी समाप्ति होना। आप सभी को पता है कि कोरल जो है ये एक प्रकार का जीव है जो कि कहां पर मिलता है? समुद्र के अंदर। और इसके जो ऊपर का खोल होता है, वो खोल जो है वो आपके एक प्रकार से जो है वो कह सकते हैं कि कैल्शियम जो ऑक्जिलेट होता है ना, उससे बनता है इसकी खोल। तो वो एक प्रकार की पत्थर की जैसे होती है। और ये क्या होते हैं कि जो आपके कोरल होते हैं ये अपने आप में जो है वो प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए एक झुंड में रहते हैं जहां पर इनको सूर्य का प्रकाश जो है वो मिल जाए, और उनके ऊपर शैवाल आकर जो है वो क्या कर ले? भोजन बना ले, और इनको क्या दे दे? भोजन दे दे। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करते हैं? एक झुंड के अंदर रहते हैं, और झुंड के अंदर ही इनकी मृत्यु होती है। झुंड में इनकी मृत्यु होती है तो एक साथ मरने के बाद में क्या हो जाते हैं? ये एक दूसरे के ऊपर जमा होते रहते हैं, और फिर ऊपर जो है वो समुद्र के ऊपर टापू के रूप में निकल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हम उत्तर पूर्व के अंदर देखते हैं तो वहां पर एक ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर जाना जाता है। कोरल के हम बहुत सारे जो है वो आइलैंड भी देखते हैं, जैसे लक्षद्वीप वगैरह है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी? स्पेशली जो कोरल रीफ है, जहां पर कोरल जो है वो जमा हुई हुई रहती है, उसका प्रभाव उसके ऊपर जो है वो महासागरीय अम्लीयता, यानी अगर समुद्र के अंदर अगर एसिड बढ़ जाए, यानी कि pH का मान अगर कम हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कोरल की वृद्धि दर जो है उसके अंदर वृद्धि होगी, या फिर कोरल के कंकाल निर्माण की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, कोरल के कंकाल निर्माण की क्षमता कम आएगी, या फिर समुद्री जल का pH बढ़ जाएगा। देखो, समुद्री जल का pH बढ़ने का मतलब तो है महासागरीय जो अम्लीयता है ये आपके क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन सॉरी, pH का घटने का मतलब हो जाएगा, तो ये तो वैसे क्षारीय की कंडीशन है। कोरल की जो आपके बनने की जो आपके वृद्धि है, जो वृद्धि दर है, उसमें वृद्धि होगी या फिर उसके अंदर कमी होगी निर्माण में, या फिर निर्माण की क्षमता बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ये जो आपके यहाँ पर जो अम्लीयता होगी महासागर की,
उस महासागर की अम्लीयता की वजह से उनका जो खोल होता है कोरल का, उस खोल को क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। उसके नकारात्मक जो है वो आपके इफेक्ट की वजह से उसका जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसका जो निर्माण की दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसका निर्माण जो है वो उल्टा कम हो जाएगा या फिर वो गलना स्टार्ट हो जाएगा इस एसिड की वजह से। इस वजह से कोरल जो कंकाल है उसके निर्माण नहीं हो पाएगा या फिर कह सकते हैं कि निर्माण के अंदर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो एसिड की वजह से जो है वो क्या हो जाएगा, आपके खराब हो जाएगा। और जब कोरल आपके समुद्र के अंदर कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे ऐसे जलीय जीव हैं जिनका ये आवास का भी काम करते हैं, तो वो नष्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से सामुद्रिक या फिर जो आपके जलीय जैव विविधता है उसको नुकसान पहुंचेगा, जो कि कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए जो है वो नुकसानदायक हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है यानी कि पहले कौन किसको खाएगा फिर किसको कौन खाएगा, इस प्रकार से देखिए। शेर को हिरण खाता है क्या, नहीं, कट हो गया। घास को टीडा खाता है क्या, बिल्कुल सही है। टीडे को मेंढक खाता है, बिल्कुल सही है। मेंढक को सांप खाता है, बिल्कुल सही है। और सांप को मोर खाता है, बिल्कुल सही है। आपने देखा नहीं होगा लेकिन मोर जो है वो खाता है। घास को मेंढक खाता है क्या, नहीं, यहीं पे कट हो जाएगा। और सांप की अगर हम बात करें तो मेंढक खाता है क्या, नहीं, ये कट हो जाएगा। तो राइट आंसर सीधा सा क्या निकल गया, विकल्प बी। यानी कि कौन से ऐसी खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है जो बिल्कुल सही बैठ रही है। उत्पादक से आपको उपभोक्ता की तरफ जाना है, अंतिम उपभोक्ता की तरफ, तब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये उत्पादक है, ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता है, फिर तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत ये दोनों आ जाते हैं। तो ये एक सही क्रम हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब जो कैसा हो, शाकाहारी हो। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं, शाकाहारी। शेर जो है वो शाकाहारी है क्या, नहीं। घास शाकाहारी है क्या, नहीं, ये तो अपने आप में ही जो है वो आपके उत्पादक है। हिरण या फिर सांप में से कौन सा शाकाहारी है, हिरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। ये प्राथमिक में है, सांप द्वितीयक में है, शेर द्वितीयक में है, और घास जो है ये उत्पादक के रूप में काउंट होगा, उपभोक्ता है ही नहीं है। पारिस्थितिकी पिरामिड जो है, उस पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सर्वप्रथम जो है वो किसने प्रस्तुत करी थी, ये और कब करी थी, ये आपको विशेष रूप से इसमें क्या करना है, बताना है। तो पारिस्थितिकी जो पिरामिड होते हैं ये हम आगे अभी प्रश्न भी आएगा तब हम और बात कर लेंगे कि ये 3 प्रकार के पारितंत्रक पिरामिड जो है वो होते हैं विशेष रूप से। ऊर्जा के होते हैं, जैव भार के होते हैं, जैव संख्या के होते हैं। ईपीओडम, लिंडमैन, चार्ल्स एल्टन और स्लोबोडिकिया, इन चारों में से जो है वो कौन सा व्यक्ति है जिसके द्वारा जो है वो ये दिया गया था। तो बात थी आपके 1927 की। 1927 के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन जो है इसके द्वारा जैव ऊर्जा के आधार पर, जैव भार के आधार पर और जैव संख्या के आधार पर जो है वो 3 प्रकार के क्या दिए गए थे, आपके पारिस्थितिकी पिरामिड जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है ना। ईपीओडम का अपन बात कर ली थी। लिंडमैन वो व्यक्ति है जिसने क्या दिया था, 10% का नियम दिया था। और इसने क्या कहा कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर के अंदर केवल 10% ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर होती है और 90% उस ऊर्जा स्तर के अंदर उपभोग कर ली जाती है। तो ये 10% का नियम इसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। और ईपीओडम का तो हमने पढ़ा ही था कि यह आपके पारिस्थितिकी जनक माना जाता है विश्व के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीट होता है, जो सदैव सीधा रहता है। ऐसा कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड है जो हमेशा सीधा ही रहता है, हमेशा सीधा ही रहता है, ठीक है, चाहे आप कितनी भी तुलना कर लो। जबकि नॉर्मली जो है वो 2 ऐसे पिरामिड है जो उल्टे भी बन सकते हैं और सीधे भी बन सकते हैं, उल्टे भी बन सकते हैं और आपके सीधे भी बन सकते हैं। यानी कि कौन कौन से, जैव संख्या के जो पिरामिड है वो उल्टे और सीधे बन सकते हैं, जैव भार के जो पिरामिड है वो उल्टे और सीधे बन सकते हैं, लेकिन जैव ऊर्जा के जो पिरामिड है ये सदैव सीधे ही बनेंगे। और मैंने क्लास के अंदर भी बताया था इसका एक कारण क्या है। इसका सीधा सा कारण आता है क्योंकि जब भी हम पिरामिड बनाते हैं तो सबसे नीचे किसको रखा जाता है, सबसे नीचे किसको रखा जाता है, उत्पादक को रखा जाता है। और उत्पादक को अगर सबसे नीचे रखेंगे तो 10% का जो लिंडमैन का नियम है
वो क्या कहता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो उत्पादक के पास में रहेगी, और जैसे जैसे ऊपर के ऊर्जा स्तर में जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा कम होती जाएगी। तो कोई सा भी आप जगह का उठा लो, चाहे जलीय उठाओ चाहे स्थलीय उठाओ, कोई सा भी अगर आप पारिस्थितिकी तंत्र अगर उठाओगे और अगर उसका पिरामिड बनाओगे, किसके आधार पर, आप अगर ऊर्जा के आधार पर बनाओगे तो वो हमेशा सीधा ही बनेगा, क्योंकि नीचे वाले की ऊर्जा हमेशा ज्यादा रहेगी। इसीलिए आपको ये चीज तो रट लेनी है, याद ही रख लेनी है। वहां पर आप बनाकर कहां देखोगे, इससे अच्छा ये याद रख लेना कि जैव संख्या का उल्टा सीधा बन सकता है, जैव भार का उल्टा सीधा बन सकता है, लेकिन जैव ऊर्जा का हमेशा सीधा ही जो है वो आपके पिरामिड बनेगा। तो ऊर्जा का पिरामिड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि इपिजोओडम है, इसका नाम किससे संबंधित है? 10% ऊर्जा का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? लिंडमैन के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? एल्टन ने दी थी। ये तो अभी अभी अपन ने बात करी है कि भाई किसके द्वारा की? एल्टन के द्वारा, चार्ल्स एल्टन 1927 के अंदर। खाद्य जाल की अवधारणा और ऊर्जा जो प्रवाह है इसका सार्वत्रिक मॉडल जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? ऊर्जा प्रवाह का जो सार्वत्रिक मॉडल है, यानी कि जो सभी जगह पर अप्लाई होता है, ये किसके द्वारा दिया गया था? आपके इपिओडम के द्वारा या फिर ओडम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? इपिओडम के द्वारा जो है ये दिया गया था, जो कि ऑल ओवर जो है वो सभी जगह पर लागू होता है। यानी कि विकल्प सी क्या होगा इसमें? सही आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर पहुंचने वाली जो कुल सौर ऊर्जा है उसका लगभग कितना प्रतिशत जो भाग है वो पौधों के द्वारा रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित किया जाता है। देखिए पौधे जो होते हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कहलाते हैं? इनको बोला जाता है ऊर्जा परिवर्तक। जो ऊर्जा को परिवर्तन करते हैं, कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा के अंदर करते हैं? तो जो आपके सौर ऊर्जा होती है उसको कौन सी में करते हैं? रसायन ऊर्जा में करते हैं। सौर ऊर्जा कहां से मिलेगी? सूर्य से प्राप्त होगी। तो सूर्य से मान लो अगर 100% आपके सौर ऊर्जा मिल रही है तो उसमें से केवल 1% ऊर्जा को ही रासायनिक ऊर्जा के अंदर जो है वो आपके ऊर्जा परिवर्तक या फिर पौधे जो है वो बदलेंगे। किससे? फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? विकल्प ए हो जाएगा। यानी कि 1% ही ऊर्जा है जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करके और आपके सौर से रसायन ऊर्जा के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जो है वो नाइट्रीकरण के द्वितीय चरण के अंदर नाइट्रस जो आपके NO2- है उसको नाइट्रेट के अंदर परिवर्तित करता है? राइजोबियम है, एजोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है या फिर आपके नाइट्रोबैक्टर आता है? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो आपके अमोनिया है इसको किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है? इसको कन्वर्ट होता है ये नाइट्राइट के अंदर। किसमें होता है? नाइट्राइट के अंदर। अमोनिया जो है ये किस में कन्वर्ट होता है? आपका नाइट्राइट के अंदर होता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये करता है आपके नाइट्रोसोमोनस। नाइट्रीकरण के अंदर पहली प्रक्रिया के अंदर ये होता है जिसमें अमोनिया जो है वो किस में जाएगा? नाइट्राइट के अंदर जाएगा। तो नाइट्रोसोमोनस के द्वारा जो है ये परिवर्तित किया जाता है। फिर नाइट्राइट जो है वो किस में जाएगा? नाइट्रेट के अंदर परिवर्तित होगा। और नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाला जो जीवाणु है वो कौन सा होता है? उसको बोला जाता है नाइट्रोबैक्टर। और नाइट्रेट का फिर उपयोग जो है वो कौन कर सकते हैं? पौधे कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आपको क्या पूछा है? नाइट्राइट को नाइट्रेट में, यानी कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कर रहा है? तो नाइट्रोबैक्टर होगा। क्या होगा? विकल्प डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसे कहते हैं? जैविक ऑक्सीजन मांग या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसे कहते हैं? 2-3 शब्द आते हैं। एक आता है BOD, एक आता है COD और एक आता है यूट्रोफिकेशन। वो थोड़ा अलग है, उसका प्रश्न अभी बाद में देखेंगे। ये दोनों एक दूसरे के थोड़ी थोड़ी समान आती है। देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इन दोनों में एक अंतर तो ये रखना है कि इसके अंदर केवल कार्बनिक आते हैं और केमिकल के अंदर जो है वो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों आते हैं। अब होती क्या है? ये ऑक्सीजन की डिमांड की जा रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीजन की मांग हो रही है। किसके लिए हो रही है? जैविक के लिए। यानी कि इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी कि अपन कह सकते हैं कि किसी जल के अंदर जल के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ घुला हुआ है उसके जैव निम्नीकरण के लिए
जो कवक के द्वारा गुलित ऑक्सीजन की मांग रखी जाएगी उसको बोलेंगे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि जितने जल के अंदर गुलित ऑक्सीजन है और उस जल में जितना कार्बनिक अपशिष्ट उसको बोलते हैं जिसका जैव निम्नीकरण हो सकता है, वो जितना ज्यादा आएगा उतने ही ज्यादा कवक आएंगे, उतना ही उसका जैव निम्नीकरण होगा और जैव निम्नीकरण में उतनी ही ज्यादा डिजोल्व जो गुलित ऑक्सीजन है उसका उपयोग होगा। जितने ज्यादा कचरा उतनी ज्यादा जैव निम्नीकरण, उतनी ज्यादा आपके जो है वो गुलित ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी और उतनी ही गुलित ऑक्सीजन कम होती जाएगी। जैसे ही गुलित ऑक्सीजन जल में कम होगी जलीय जीव मर जाएंगे, वो जल प्रदूषित कहलाएगा। यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब क्या होता है कि वो जल जो है उस जल के अंदर जो प्रदूषण है वो प्रदूषण क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। समझ गए बात को? बीओडी जितनी ज्यादा जल प्रदूषण उतना ज्यादा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि बीओडी के अंदर आता क्या है, कार्बनिक पदार्थ आता है। तो 1 लीटर पानी के अंदर केवल कार्बनिक या फिर केवल एक कार्बनिक पदार्थ या फिर कार्बनिक पदार्थ, तो कार्बनिक पदार्थ होंगे। 1 लीटर, यहाँ पे डेफिनेशन को सेट करता है कि 1 लीटर पानी के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके जैव निम्नीकरण के लिए, उनके अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा, अब ये भी मात्रा जो है ये मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ली जाती है। मिलीग्राम प्रति लीटर के अंदर जितनी ज्यादा आवश्यकता होती है उसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब ये एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो इसका मात्रक अगर पूछ ले बीओडी या फिर सीओडी का, तो मिलीग्राम प्रति लीटर बताना है। और बीओडी के अंदर आपको क्या लेना है, आपको कार्बनिक पदार्थ जो है यही लेना है, ध्यान रखना है। एक सीओडी का प्रश्न भी इसमें होना चाहिए। देखिए, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी जो है इसके निर्धारण के अंदर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो सीओडी के अंदर दोनों चीजें आती है कि 1 लीटर जल के अंदर गुलित कार्बनिक और कार्बनिक प्लस अकार्बनिक जो आपके अपशिष्ट है उन अपशिष्ट का क्या होगा, अपघटन। अपघटन के लिए आवश्यक जो आपके ऑक्सीजन होगी किसमें, मिलीग्राम प्रति लीटर के अंदर, उसको हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। क्योंकि कार्बनिक का अपघटन तो जो है वो आपके कुछ जीवाणु वगैरह कर देंगे, लेकिन अकार्बनिक का जो है वो आपके जीवाणु वगैरह अपघटन नहीं कर सकते। इसीलिए अकार्बनिक का जो है वो आपके अपघटन के लिए एक जो है वो इसके अंदर काम में लिया जाता है केमिकल रसायन, उसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसके द्वारा क्या किया जाता है, ये अपघटन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाती है कि 1 लीटर जल के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए रसायन के द्वारा या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा आवश्यक गुलित ऑक्सीजन की मिलीग्राम प्रति लीटर के अंदर जो मात्रा है उसको हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। इसकी यूनिट भी क्या होगी, मिलीग्राम प्रति लीटर होगी। और बीओडी की जो यूनिट है वो भी मिलीग्राम प्रति लीटर के रूप में ही जानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है वो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समताप मंडलीय ओजोन के संबंध में जो है आपका सही नहीं है। यानी कि समताप मंडल के अंदर जो आपके ओजोन है उसके बारे में कौन सा सही है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। यह वायु प्रदूषण बढ़ाकर स्मॉग का निर्माण जो है वो आपके करती है। वायु प्रदूषण को बढ़ाकर और क्या करती है, स्मॉग का निर्माण करती है। समताप मंडल वाली नहीं, वो शोभ मंडल जो सबसे पृथ्वी के पास में होता है वो होता है आपके शोभ मंडल, और उसमें जो आपके ओजोन होती है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। समताप मंडल जो कि अपने आप में ही ओजोन मंडल के रूप में भी जाना जाता है, सबसे ज्यादा ओजोन उसी में होती है। और समताप मंडल में जो ओजोन होती है ये कभी भी वायु प्रदूषण को नहीं बढ़ाती है। ये शोभ मंडल वाली जो आपके ओजोन होती है वो ये काम करती है। समताप मंडल में जो ओजोन है ये वायुमंडल के लगभग 90% जो ओजोन है उसका भाग है। 90% ओजोन जो है वो समताप में मिलती है और कुछ जो है वो शोभ मंडल में मिलती है, वो अपने लिए नुकसानदायक है तथा 15 से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर यह पाया जाता है। बिल्कुल ये बात एकदम सही है। यह मुख्यतः शोभ मंडल में नहीं, समताप मंडल में है तो फिर शोभ मंडल में क्यों मिलेगी। ठीक है, और इसका निर्माण जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। भाई समताप के अंदर है वो तो वैसे ही सामान्य तो हो रखी, ओजोन क्या होता है, O3 होता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा, जो कि समताप मंडल में सबसे ज्यादा जो है वो ओजोन पहुंचती है। और जो समताप मंडल वाली ओजोन है ये हमारी क्या करती है, सूर्य की जो आपके यूवी आती है, यूवी बी टाइप की, उससे भी रक्षा करती है। बुरा ओजोन जो है वो किसको कहते हैं, भाई बुरा ओजोन वही है जो किसमें है, शोभ मंडल के अंदर है। शोभ मंडल वाला जो है ये स्मोक वगैरह का निर्माण करता है, वायु प्रदूषण करता है, हमारे श्वसन से जुड़ी हुई बीमारियां जो है वो पैदा कर देता है। जबकि समताप मंडल वाला जो है ये कैसा ओजोन है, ये अच्छा ओजोन है,
क्योंकि ये हमारी क्या करता है, यूवी से प्रोटेक्शन करवाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो त्वचा संबंधी जो बीमारियां हैं वो नहीं होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी वाली को ये नीचे नहीं आने देता है। अगला है कि दक्षिणी जो ध्रुव है, अंटार्कटिका जो है, उसके ऊपर ओजोन छिद्र का सर्वाधिक अवलोकन जो है वो सामान्यतः किस अवधि के अंदर किया जाता है, यानी कि कौन सा टाइम पीरियड है जिसके अंदर ओजोन छिद्र जो है वो सबसे साफ दिखाई देता है। तो ऐसा काम जो है वो 1985 के अंदर किया गया था, और ब्रिटिश जो है वो आपके वैज्ञानिक गए थे, और उन्होंने ये चीज यहां पर देखी थी कब, 1985 के अंदर, किस टाइम पीरियड में, जुलाई और अगस्त, सितंबर और नवंबर का जो टाइम पीरियड था, सितंबर और नवंबर का जो टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड के अंदर अगर हम नॉर्मली बात करें तो सूर्य जो है उसका जो है वो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ही सूर्य रहता है सामान्यतः, और वहां पर जो है वो आपके ये चूंकि मकर जो है वो उस समय सूर्य की जो सीधी किरणें होती है वो कहां पर होती है, मकर के आसपास होती है, और इस वजह से यहाँ पर जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर सामान्यतः जो है वो ओजोन छिद्र जो है ये अवलोकन किया जा सकता है। तो सितंबर का नवंबर का महीना है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, उसमें 1985 में ये चीज जो है वो देखी गई थी, तो वहां से ये आप बता सकते हो। तो ये ओजोन क्षरण से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका CFC है, इस CFC एवं अन्य जो ओजोन विघटनकारी पदार्थ है इनके ऊपर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया था, किस वर्ष जो है ये आपके प्रतिबंध जो है वो लगाया जाता है। देखिए वैसे 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है जिसमें कहा गया कि CFC जो है इसको बंद करना है, लेकिन बंद करना है ये चलते चलते जो है ये चीज 1996 लेकर आ जाती। तो प्रतिबंधित जो है वो 96 में किया गया था, लेकिन ये बात जो है वो 1987 के आपके मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल होता है उसके अंदर ये बात निकल कर आती है कि आप जो है वो CFC जो है इसको कम कर दो, या फिर इसकी जगह पर आप HFC का यूज कर लो। समझ गए बात को। तो ये भी ओजोन क्षरण का ही जो है वो आपके प्रश्न आता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के द्वारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC जो है इसके उत्सर्जन के अंदर कमी लाने की जो है वो बात की गई थी। तो अभी अपन ने बात करी कि मॉन्ट्रियल 1987 के अंदर कहा गया कि CFC की जगह पर HFC करो, बाद में पता चला कि HFC उससे भी ज्यादा घातक है, और इस वजह से फिर रवांडा की राजधानी किगाली के अंदर एक समझौता होता है 2016 में, और उसमें कहा गया कि अब जो आप HFC का काम ले रहे हो CFC की जगह पर, उसको भी क्या कर दो, खत्म कर दो, यानी कि ये और भी ज्यादा घातक है। तो ये कौन से वाले में बात होती है, तो किगाली के समझौते के अंदर ये बात हुई कि HFC जो है उसके भी उत्सर्जन में क्या करो, कमी लेकर आओ। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, विकल्प C जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के अंदर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जो है इसने प्रमुख भूमिका जो है वो निभाई थी। UNEP जो है इसने सबसे अच्छी भूमिका जो है वो कौन से समझौते में निभाई थी, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली समझौता, या फिर बेसल कन्वेंशन। देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है ये पर्यावरण के लिए वैसे काम करता है, और इसमें इसके द्वारा जो सबसे अच्छी भूमिका निभाई गई थी वो आपके 16 सितंबर 1987 के अंदर एक आपके सम्मेलन होता है, प्रोटोकॉल होता है जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छी भूमिका निभाई गई थी, इसी वजह से 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस भी मनाते हैं। और 1989 के अंदर जो है ये क्या हो जाता है, आपके प्रभावी हो जाता है, लेकिन 96 के अंदर जो है वो बैन किया गया था CFC को। समझ गए। और ये UNEP जो है इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आती है, ओजोन जो परत है उसके संरक्षण की दृष्टि से ये आपके समझौता होता है। निम्नलिखित कथनों के ऊपर आपको क्या करना है, विचार करना है, और इसमें से कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। देखिए कथन एक क्या कह रहा है अपने को कि भाई वियना जो कन्वेंशन है ये 1985 के अंदर अपनाया गया था, और 1988 के अंदर ये प्रभावी जो है वो हुआ था। बिल्कुल ये बात एकदम सही है। वियना कन्वेंशन के अंतर्गत जो है वो CFC का जो उपयोग है, इस CFC के उपयोग के अंदर कमी लाने हेतु बाध्यकारी जो है वो प्रावधान किए गए थे। भाई CFC के अंदर जो है वो कमी लाने जैसी जो है वो चीज इसमें नहीं आती है, क्योंकि CFC के उपयोग में कमी लाने के लिए जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, वियना नहीं होता है। तो कौन से इसमें से सही है, विकल्प A जो है वो हो जाएगा राइट आंसर, केवल एक सही। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत प्रत्येक देश जो है वो अपने जलवायु लक्ष्य जो है वो स्वयं निर्धारित जो है वो करता है, यानी कि खुद के जो है वो जलवायु के लक्ष्य जो है वो देश करता है कि हमें जो है वो आने वाले टाइम पीरियड के अंदर जो है वो किस किस प्रकार से कार्य करना है। तो वो कौन सा जो है वो समझौता आता है, यहाँ पर आपको पूछ रहा है। UNFCCC है, ये क्लाइमेट चेंज के लिए हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस समझौता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है।
देखिए जलवायु की अगर हम बात करेंगे ऑल ओवर जलवायु की, तो उसके लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर पेरिस समझौता होता है, जो कि COP21 के रूप में जाना जाता है, COP21। और 2015 के अंदर आपके ये पेरिस समझौता जो है ये किया जाता है। 2015 के COP21 के अंदर ये फिक्स हुआ कि मेनली जो इसका उद्देश्य रखा गया था वो ये था कि प्रत्येक देश तो खुद के अंदर कटौती करेंगे ही उत्सर्जन की जो है वो, और साथ साथ में ये कहा गया कि इसका उद्देश्य होगा कि जो वैश्विक तापन है उसको 2 डिग्री से जो है वो नीचे लाकर और 1.5 डिग्री के आसपास 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है वो सीमित करना है। किसको सीमित करना है? वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको सीमित करना है 1.5 डिग्री के आसपास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करना है। UNFCCC की स्थापना 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो में आयोजित अर्थ समिट जो है उसके अंदर की गई थी। भाई आप सभी को पता है कि UNFCCC जो है ये क्लाइमेट चेंज के लिए होने वाला एक क्या है, महत्वपूर्ण जो है वो समझौता कह सकते हैं, एक संस्था कह सकते हैं, जो कि 1992 में पृथ्वी जो है वो समिट, या फिर हम कह सकते हैं उसको रियो जो है वो सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। वहां पर UNFCCC निकल कर आता है, जो कि किसके लिए काम करेगा? आपके जलवायु परिवर्तन के लिए काम करेगा। किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के लिए काम करेगा। ठीक है। UNFCCC का प्रमुख उद्देश्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना है। बिल्कुल, अगर वो नहीं रहेगी तो उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं यह इस ग्रीन हाउस गैसों के लिए भी काम करता है। और 1994 के अंदर ये प्रभावी हुआ था, ये बात भी सही है। फिर इस UNFCCC के अंदर जो साइन करने वाले देश थे उनको पार्टीज कहा गया, उनकी जो कॉन्फ्रेंस होती थी उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप के नाम से जाना गया। और इसी प्रकार से कोप जो 1 है ये होता है आपके 95 के अंदर, फिर कोप 2 जो है ये होता है आपके 96 के अंदर, फिर कोप जो 3 है जिसको आप जानते हैं 97 के अंदर, और क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से वो जाना जाता है। समझ गए बात को? तो कथन तीनों के तीनों सही है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? विकल्प डी होगा। उपयुक्त सभी जो है वो इसमें सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित ऐसा कारण है जो कि जलवायु परिवर्तन के अंदर प्रमुख भूमिका निभाता है? यानी कि क्लाइमेट चेंज मानव की वजह से हो रहा हो, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग मानव की वजह से बढ़ रही हो, जिसमें मानव ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहा हो। ज्वालामुखी विस्फोट किसी मानव के चाहते हुए ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हो सकता। सौर विकिरण के अंदर परिवर्तन, सूर्य की विकिरणों के अंदर मानव कुछ नहीं छेड़ सकता है। महासागर की धारा इतना अभी तक शक्तिशाली मानव हुआ नहीं है कि वो महासागर की धाराओं को बदल देवे। तो एक ही हो सकता है कि मानव जो है वो क्या करता है, जीवाश्म ईंधन जो है, पेट्रोल है कि गैस है या फिर आपके कोयला है, इन सबको जलाता है, जिसकी वजह से कई प्रकार की गैसें निकलती है, जिसमें से कई सारी ग्रीन हाउस गैसें होती है और वो जाकर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, जो कि कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के अंदर भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करना है। IPCC के अनुसार 1880 के बाद में पृथ्वी का औसत तापमान जो है ये लगभग 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है, जो कि जो है बिल्कुल 1850 के आसपास। उसके बाद में अगर हम बात करें तो वर्तमान तक 1.1 डिग्री औसतन जो है वो बढ़ गया है। ये IPCC की रिपोर्ट AR6 के अंदर बताया गया है, ये हमने बात भी करी थी। महासागरों के अंदर CO2 जो है उसके बढ़ने से महासागरीय जो अम्लीकरण है ये होता है, यानी कि ओशियन जो एसिडिफिकेशन है, ये महासागरीय अम्लीकरण, क्योंकि हमने बात करी थी कि H2O के अंदर जब CO2 जुड़ता है तो नॉर्मली जो है वो कार्बन का जो एसिड है वो बनता है, इस वजह से ये कथन भी इसमें सही होगा। हिमालय जो ग्लेशियर है इनका पिघलना जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं है, गलत, उनका उल्टा प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन की वजह से ही जो है वो हिमालय ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सही कथन कौन सा होगा? पहला और दूसरा, यानी कि राइट आंसर इसमें क्या होगा? विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण यानी कि उसको कम करने का उदाहरण है? जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण का उदाहरण कौन सा है? तटीय क्षेत्रों में बांध बनाना, सूखा रोधी फसलों की जो है वो खेती करना, इलेक्ट्रिक जो वाहन है इनका उपयोग बढ़ाना, या फिर बाढ़ के समय में राहत शिविर स्थापित जो है वो करना। देखो इसके अंदर जो 3 है यानी कि A, B और जो D है, ये एक प्रकार के आपके अनुकूलन के एग्जाम्पल है। यानी कि तटीय क्षेत्रों में बांध बना रहे हो तो अनुकूलन के लिए काम हो रहा है, सूखा रोधी फसलों की खेती कर रहे हो तो अनुकूलन का काम हो रहा हो, और बाढ़ के समय में हम शिविर अगर स्थापित करें तो वो अनुकूलन का है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण को कम करने के लिए जो है वो कौन सा है? वो है इलेक्ट्रिक वाहन। भाई ये तो वो कंडीशन हो गई जिसके अंदर हम खुद जलवायु परिवर्तन कर रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उसको ठीक कर रहे हैं, ठीक नहीं, उसको एक प्रकार से कह सकते हैं कम्पीट कर रहे हैं।
जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन के माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन को न्यूनीकरण करने का काम करते हैं। ये 3 अनुकूलन के हैं और ये न्यूनीकरण का एग्जाम्पल है, इसलिए विकल्प सी जो है वो इसमें क्या होगा, सही आंसर जो है वो निकल कर आएगा। निम्नलिखित कथनों के ऊपर आपको क्या करना है, विचार करना है। सबसे पहला आता है कि जैव विविधता जो शब्द है इसका पहली बार जो प्रयोग है वो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के अंदर किया गया था। जैव विविधता शब्द गलत बात है, बताया था मैंने कि 1985 के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था WG रोजेन, इसके द्वारा पहली बार जो है वो जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था, इसलिए वो कट हो जाएगा। किसी क्षेत्र विशेष के अंदर प्रजातियों की जो विविधता होती है उसको अल्फा जैव विविधता कहते हैं, बिल्कुल एकदम सही है, अल्फा जैव विविधता। किसी एक क्षेत्र में अल्फा जैव विविधता हो जाएगी, 2 क्षेत्रों के अंदर बीटा जैव विविधता हो जाएगी और एक क्षेत्र में ऑल ओवर कितनी है, वो गामा जैव विविधता हो जाएगी। विश्व में टोटल 36 जैव विविधता के हॉट स्पॉट है और इसमें से 4 भारत में है, बिल्कुल सही बात है। 4 कौन कौन से हैं, पूर्वी हिमालय है, इंडो बर्मा है, सुंडालैंड है और पश्चिमी घाट और श्रीलंका के नाम से आता है। तो ये 2 इसमें सही होंगे। सही कौन सा है, 2 और 3, यानी कि विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट है ये बनने की अनिवार्य शर्त है, यानी कि हॉटस्पॉट जो है ये कब बन सकता है, ये किसी भी क्षेत्र में 90% से अधिक वन आवरण हो, गलत, वन आवरण का कोई लेना देना, उस क्षेत्र में केवल समुद्री पारितंत्र हो, गलत, कम से कम 0.5 स्थानिक जो है वो आपके वनस्पति हो, यानी कि ऐसी वनस्पति जो विश्व में और कहीं पर भी नहीं मिल रही हो, ऐसी 0.5% वहां की क्या हो, एंडेमिक प्रकार की हो, स्थानिक हो, केवल वही की हो, लोकल, और ऑल ओवर जो वहां पर वनस्पति है उसमें से 70% जो वनस्पति है वो क्या हो चुकी हो, प्रजातियां नष्ट हो चुकी हो, ऐसे क्षेत्र को हम क्या करते हैं, हॉट स्पॉट के रूप में काउंट किया जाता है। ये इसकी 2 शर्तें आती है सीधी सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नहीं है, देखिए नीलगिरी है कि नहीं है, 1988 के अंदर घोषित किया गया, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में आता है। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भारत के अंदर कितने हैं, 18। टोटल कितने हैं आपके, 18 जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं भारत के अंदर, ऑल ओवर अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कि भाई नीलगिरी जो है ये हमारा पहला है, डिब्रू साइकोवा जो है ये हमारा क्या है, सबसे छोटा है, सुंदरवन जो है ये आपके गंगा वाला जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर सुंदरवन वाला जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व आता है। चेरापूंजी जो है ये वर्षा के लिए जाना जाता है, ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नहीं है। अगला देखिए, आपको मिलान करना है बायोस्फीयर रिजर्व को और राज्यों को, कौन सा कहाँ पर है ये आपको मिलान करना। देखिए नोकरेक के नाम से कहाँ पर है, मेघालय में है। मन्नार की खाड़ी के नाम से कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में है। सिमलीपाल के नाम से कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और शेषाचलम पहाड़ी के नाम से कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ए जो है वो बी के साथ में है, 2 जो है वो डी के साथ में है, 3 जो है वो सी के साथ में है, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर सी है, 4 जो है वो ए के साथ में है, यानी कि विकल्प सी क्या होगा, सही आंसर। किताब में आपको बिल्कुल नवीनतम अपडेट के साथ में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत में सबसे नवीनतम यूनेस्को मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर, भाई टोटल 18 है ना, उसमें से मान्यता प्राप्त पहले 12 थे और अभी अभी एक जो है वो और ऐड हो गया है 2025 के अंदर, और वो कौन सा है भाई, वो बताना है। पन्ना है, कंचनजंगा है, कोल्ड डेजर्ट है या मन्नार की खाड़ी है, वो है कोल्ड डेजर्ट। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपके आ सकता है कि यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का नवीनतम बायोस्फीयर जो रिजर्व है ये कौन सा वाला है, तो ये है आपका कोल्ड डेजर्ट के नाम से जो है ये आपका आता है। और इसकी अगर हम बात करें तो यह सितंबर 2025 के अंदर घोषित किया गया था। कब, सितंबर 2025 के अंदर जो है वो इसको घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2001 के अंदर यूनेस्को के द्वारा मान्यता जो है वो दी गई थी, इनमें से कौन सा है। नीलगिरी और सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन है, नंदा देवी और नोकरेक है, पंचमढ़ी और आपके सिमलीपाल है। कौन सा ऐसा है जिसको 2001 में दी गई है, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन, ये 2 ऐसे हैं आपके जिनको उन 13 के अंदर जो है वो जगह दी गई है और ये 2001 में ये जगह दी गई है, मान्यता जो है वो प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहां पर स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। भाई सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। डिब्रू साइकोवा जो है ये नेशनल पार्क आपके असम में स्थित है और असम जो है वो उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, मिडिल बटन आइलैंड जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है।
साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, तो 1 और 3 और आपके 4, 1, 3 और 4, यानी कि विकल्प डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो स्थित नहीं है? देखिए कान्हा है यहाँ पर, पन्ना यहाँ पर है, पेंच यहाँ पर है, ठीक है ना, कान्हा, पन्ना और पेंच, ये 3 तो यहाँ पर है ही। काजीरंगा जो है ये नहीं है, काजीरंगा जो है ये असम का है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। और बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं, ये भी कट हो जाएगा। तो 2 और 5 जो है ये नहीं होंगे, राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके। टाइगर रिजर्व और राज्य, ये दोनों के दोनों आपको क्या करना है, इसके अंदर मिलाकर बताना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पर है और कौन सा जो है वो कहां पर स्थित हो रखा है। तो ये आपको मिलान करके इसमें से क्या करना है, बताना है। देखिए सबसे पहला आता है आपका सतकोशिया। सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। कहां पर है? सतकोशिया जो टाइगर रिजर्व है ये कहां पर है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये कहां पर स्थित है? ये आपके पश्चिम बंगाल में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। नमेरी टाइगर रिजर्व कहां पर है? आपके असम में है। और रातापानी कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ये आपके टाइगर रिजर्व है और ये इनके स्टेट है। केवल ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। एक जो है वो किससे होगा? सी से हो जाएगा, यानी कि 1 सी से है, 2 जो है वो डी से है, 3 जो है वो आपके ए, 3 जो है वो आपके किससे है? बी से है, 3 यहाँ पर ई है, यहाँ पर बी है, 4 जो है वो ए से है, 5 जो है वो ई से है, यानी कि विकल्प ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमि और आपको राज्य बताना है। वर्तमान में जो है वो 100 जो है वो आर्द्र भूमि हो चुकी है। आर्द्र भूमि और राज्य जो है इन दोनों को आपको मिलाकर बताना है, यानी कि रामसर स्थल की ये बात कर रहा है। और कौन सा जो है वो इसमें से सुमेलित नहीं है, ये आपको इसमें से क्या करना है? बताना है। देखिए सबसे पहला आता है आपके भोज। भोज के नाम से है मध्य प्रदेश में, सही बात है। वाधावना के नाम से गुजरात में, सही बात है। पाला के नाम से झारखंड में, ये यहाँ पर गड़बड़ है। ये कहां पर है? मिजोरम में है, मिजोरम के अंदर है पाला के नाम से। और रेणुका हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है, यानी कि विकल्प सी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो वन्य जीव संरक्षण की परियोजना और उनका जो वर्ष है उसका सही मिलान नहीं है, यानी कि गलत जो है वो मिलान हो रखा है। ये आपको इसमें से क्या करना है? बताना है, सही सुमेलित नहीं है। देखिए हाथी परियोजना जो है ये 1992 में चलाई गई, बिल्कुल सही है। गिर जो आपके परियोजना है, गिर सिंह परियोजना शेर के जो है वो संरक्षण के लिए, वो 1972 के अंदर है। कस्तूरी मृग की जो परियोजना है ये 1985 में, ये गलत है, ये 1970 के अंदर चलाई गई थी, ठीक है, ये गलत है। गेंडा परियोजना 1987 की, ये भी सही है। यानी कि इसमें से केवल जो 3 है, विकल्प ए जो है वो राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में होता है, 92 में नहीं होता है, स्वीडन की राजधानी में। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है, सही बात है। सीबीडी की स्थापना 1994 के बाद रियो जो है वो +20 के अंदर जो है वो की गई थी। 1994 के बाद रियो +20, अब रियो जो है ये हुआ था आपके 1992 में, और +20 करेंगे तो रियो के अंदर 20 साल जोड़ेंगे, 1992 में 20 साल 2012 होता है, यहाँ पर तो 1994 है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। UNFCCC जो है इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण को रोकना है, नहीं, उसके लिए UNCCD के रूप में एक संस्था काम करती है, इसका काम जलवायु परिवर्तन का है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? विकल्प बी हो जाएगा कि UNEP का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? आपका नैरोबी केन्या के अंदर जो है वो आपके इसका मुख्यालय स्थित हो रखा है। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए वही सूचना है कि भाई राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है इसके लिए सीईटी और वीडियो दोनों के लिए, सीईटी के अंदर 25 अंक, वीडियो में 30 अंकों का ये कंटेंट सिलेक्शन बुक के नाम से और इस ऑनलाइन वीडियो कोर्स के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध करवाया गया है। तो एलडीसी के बाद में सीईटी के अंदर 25 और फिर उसके बाद में वीडियो की लगभग 3500 पदों पर भर्ती आ रही है, तो उसमें 30 अंकों का कंटेंट यहाँ पर VSR 01 से 21% डिस्काउंट के साथ में, और साथ के अंदर जो नोट्स है वो आपको प्रिंटेबल नोट्स जो आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री के अंदर राजस्थान की अर्थव्यवस्था यहाँ पर आपको मिलने वाली है, नवीनतम बजट और आर्थिक समीक्षा के अपडेट के साथ में। तो ये आप सभी के लिए सूचना है, और ये एक क्लास थी जो आप सभी के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो है, वन्य जीव जो है, उनसे जुड़ी हुई क्लास थी। कंटेंट आपकी बुक में दिया हुआ है। कंटेंट के लिए मैंने आपको बताया है कि एक क्लास है जो कि पॉपुलर में 3 नंबर की है, क्वालिटी एजुकेशन की, वो आप आराम से देख सकते हैं, वहां से भी आपके प्रश्न डायरेक्ट कंटेंट कवर हो जाएगा। 4 घंटे की है, इसलिए ये क्लास भी आपके लिए कारगर है। रिवीजन के रूप में ये क्लास रह गई, और वो वाली क्लास जो है वो आपके कंटेंट के रूप में हो जाएगी। किताब में भी कंटेंट दिया हुआ है। तो फिलहाल अपन इस क्लास को इतना रखते हैं, आगे और मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।